बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो वो दोनों मिलकर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती हैं, परपेंडिकुलरली जब कट करती हैं। तो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप बनाकर उसके बारे में हम स्टडी करें तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई भी डायग्राम बन जाए, स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, उन डायग्राम्स की स्टडी करना कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ये मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। 2 के भी हम 3 क्वेश्चन जो है वो आज करेंगे, पहला, तीसरा और चौथा। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। पॉइंट ए से बी तक का मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ। अब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। तो ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड कर लो या बी से ए तक का, वो डिस्टेंस इक्वल ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो फार्मूला स्टूडेंट्स ये है, अगर आप ए बी डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, ए बी, तो देखें ये जो आपने बी बाद में लिखा है, जो नंबर बाद में होता है, ये फार्मूला याद रख लें, ये बी है, ये ए है, यहाँ पर मैंने ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है। तो जो बाद में लिखा होता है ना, उसके पहले में से ए वाले का पहला माइनस करते हैं, जैसे मैंने ये लिखा है, और फिर उसका स्क्वायर लेते हैं, फिर प्लस इसके दूसरे में से इसका दूसरा जो है वो माइनस करते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और उसका स्क्वायर, और एंड पे स्क्वायर रूट। अगर मैं इसको बी ए लिखूँ, बी ए, तो फिर ए बाद में लिखा है, तो फिर ए के पहले में से इसका पहला माइनस करना था, ए के दूसरे में से बी का दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो माइनस करना था। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में आ चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक पॉइंट ए दिया गया है, एक पॉइंट बी दिया गया है। आप बेशक ए बी डिस्टेंस फाइंड कर लें या बी ए डिस्टेंस फाइंड कर लें, आंसर में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, ज़ीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, ना ही इससे नेगेटिव आएगा। तो मैंने लिखा ए बी डिस्टेंस। अब देखिए, मैंने बी को बाद में लिखा है ना, तो b के पहले एलिमेंट में से इसका पहला एलिमेंट माइनस करो, यानी 7 - 9, फिर उसका स्क्वायर लो, फिर प्लस b के दूसरे में से a का दूसरा माइनस करो और उसका स्क्वायर लो और स्क्वायर रूट। 7 - 9 -2, 2 - 2 0, इसका स्क्वायर, स्क्वायर माइनस को प्लस कर देता है, 0 का स्क्वायर भी 0, 0 खत्म हो गया, सिर्फ 4 बच गया और उसका स्क्वायर रूट 2 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट एक और पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। उसमें हमें एक पॉइंट दिया गया है, एक दूसरा पॉइंट दिया गया है। मैंने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी ए बी। ये जो लाइन है एब्सोल्यूट वैल्यू को ज़ाहिर करती है, मतलब ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब देखिए, मैंने फिर बी बाद में लिखा है, तो बी के पहले एलिमेंट में से इसका पहला माइनस करो, यानी 6 माइनस, अब उसके साथ भी माइनस है, उसे ब्रैकेट में लिख लो, और होल स्क्वायर, फिर प्लस दूसरे में से दूसरा एलिमेंट माइनस करके लिखो, माइनस माइनस प्लस, 1 - 1 0, ये ऐड होके 14 हो गया, 0 खत्म हो गया, यानी 14 का स्क्वायर बच गया सिर्फ, ये जैसे मैंने लिखा है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास 14 ही इसका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम पर जो पॉइंट P है ना, वो x एक्सिस के ऊपर आ रहा है कहीं पे, और Q जो है वो y एक्सिस के ऊपर आ रहा है। स्टूडेंट्स, x एक्सिस के ऊपर हर पेयर में, जैसे मैंने एक पेयर लिखा है, हर पेयर में पहला नंबर x का होता है, दूसरा नंबर y का होता है। अगर पॉइंट बिल्कुल ही x एक्सिस के ऊपर आ जाए, वहाँ पर y 0 होता है, सिर्फ x का ही कोई ना कोई नंबर होगा। अगर वो बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर आ जाए, वहाँ पर x 0 हो जाता है, y का नंबर होगा। अगर बीच में कहीं आ जाए, जैसे ये पॉइंट ना x के ऊपर है ना इसके ऊपर, बीच में आ रहा है, तो दोनों फिर की वैल्यू होगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ऐसे ही हमें बताया गया है कि उसने कहा है कि P एक पॉइंट है जो x एक्सिस के ऊपर है और Q दूसरा पॉइंट जो y एक्सिस के ऊपर है। इट मीन्स अगर ये x एक्सिस के ऊपर है तो इसका y वाला कंपोनेंट 0 होगा, ठीक है जी।
अगर ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो इसका एक्स वाला कंपोनेंट सिफर होगा। जैसे मैंने आपको भी यहाँ पे बताया कि अगर कोई एक्स एक्स के ऊपर आ जाता है उसका वाई सिफर हो जाता है, अगर कोई वाई एक्सिस के ऊपर आ जाए उसका एक्स सिफर हो जाता है। इसी तरह इससे जब मैंने पॉइंट बनाया तो लिखा -8 एंड 0, क्योंकि इसमें एक्स वाला कंपोनेंट है, वाई वाला नहीं है। इसमें से ये उसने कहा कि वाई एक्सिस के ऊपर है, इसमें एक्स वाला सिफर है, ये बन गया 0 एंड 6। अब हमने पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो क्यू बाद में लिखा है, इसके पहले में से इसका पहला माइनस करो, -0 -8, दूसरे में से दूसरा, यानी 6 -0, माइनस प्लस, बल्कि स्केयर इसको प्लस कर देगा, और बल्कि ये माइनस पहले प्लस हो जाएंगे, फिर ये 8 का स्केयर, ये -0 ख़त्म हो गया, ये 6 का स्केयर आ गया, ये 64, ये 36, 100 हो गया, उसका आंसर आ गया 10। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हम इसका एक और पार्ट करते हैं, उसमें हम एक ये जो वैल्यू दी गई है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसमें वाई सिफर होगा। देखो मैंने एक्स की पहला नंबर एक्स का होता है, दूसरा वाई का, मैंने वाई की जगह पे सिफर लिखा है। ये नंबर वाई एक्सिस के ऊपर है, इसमें एक्स सिफर होगा और वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी, यानी 0 -4। अब पी क्यू जब हमने डिस्टेंस यहाँ से फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो जो बाद में नंबर लिखा है ना क्यू के पहले एलिमेंट में से इसका पहला एलिमेंट माइनस करो, 0 -9 इसका स्केयर, दूसरे में से दूसरा माइनस करो और इसका स्केयर, माइनस प्लस 9, और ये 0 ख़त्म हो जाएगा, -4 हमारे पास बच जाएगा, स्क्वायर माइनस को भी प्लस कर देता है, तो ये फाइनल हमारा इसका स्क्वायर लें 81 -4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करें तो 67। अब स्टूडेंट्स हम इसके 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, वो आप खुद ही करेंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले मैं कुछ डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशंस आपको बताऊंगा। डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी है, मैं जस्ट आपको समझा दूंगा विद डायग्राम। ये डेफिनेशन सारी रिव्यू में भी हैं और हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा भी हैं। आपने बुक ये चैप्टर नंबर 9 में लिखी भी हैं, रिव्यू में भी लिखी हैं और चैप्टर के अंदर भी लिखी हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन चैप्टर 9 की पहली डेफिनेशन यही है कि जब कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप का कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर स्टडी करें तो उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स जो एक ही पॉइंट लाइन के ऊपर हों, जैसे ए बी एक लाइन है, पी क्यू आर तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हमारे पास हैं, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हैं ए बी के ऊपर, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हुए। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के पे वाक़या नहीं है, जैसे ये वाले पॉइंट्स पी क्यू और आर उस लाइन पे है ही नहीं, आर तो बाहर निकल गया, तो ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर हों वो कोलिनियर, और ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन के ऊपर ना हों वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। जैसे मैंने एक ट्राइंगल ड्रा की है, तीनों साइड जिसकी 4 सेंटीमीटर हैं, लेंथ में बराबर हैं, तो ऐसी ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। उसके बाद है स्केलेन ट्राइंगल। अगर तमाम साइड्स डिफरेंट हों इन लेंथ, यानी कोई भी साइड ना मैच कर रही हो आपस में, जैसे मैंने इसकी एग्जांपल बनाई है यहाँ पे, एक साइड है 7 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर, तीनों लेंथ में डिफरेंट है, तो ऐसी ट्राइंगल को हम स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। उसके बाद है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ये दोनों 6-6 सेंटीमीटर हैं और ये 4 सेंटीमीटर हैं, जोन सी मर्जी 2 साइड्स बस बराबर होनी चाहिए, उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल है जिसमें एक 90 कोई भी एक एंगल जो वो 90 का हो, जैसे ये इसमें ये एंगल 90 का है, तीनों में से कोई भी एंगल 90 का हो जाए। स्क्वायर ऐसी 4 साइड वाली डायग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और हर साइड के बीच में और एंगल चारों 90 के होते हैं, इसे हम राइट एंगल, इसे हम स्क्वायर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसके कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस are the vertices of an equilateral triangle or an isosceles triangle। तो ये क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि बताएं कि ये जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, मैंने उनको ए का नाम, बी का और सी का खुद से नाम दे दिया। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये तीनों पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं या आइसोसेलेस के। स्टूडेंट्स इक्विलेटरल वो होती है जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं, आइसोसेलेस जिसमें 2 साइड्स बराबर होती हैं। हम इन तीनों का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, मतलब ए बी
ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक, मतलब ये हमारे पास ए बी सी। मैं तीनों की लेंथ फाइंड करूँगा, मतलब ए बी बी सी सी ए। अगर तीनों बराबर हुई तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तीनों में से कोई दो बराबर हुई तो ये मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। पहले मैंने ए बी डिस्टेंस फाइंड किया, ये पॉइंट ए लिखा हुआ है, ये पॉइंट बी लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्टेंस फार्मूले का तरीका पढ़ा है, बी बाद में लिखा है, तो बी के पहले में से ए का पहला माइनस करो, बी के दूसरे में से ए का दूसरा माइनस करो, उनके ऊपर स्क्वायर लो और स्क्वायर रूट। तो ये इसको हल करके हमारे पास आंसर आ गया 6। इसी तरह बी सी, अब बी और सी ये लिखा हुआ है, बी ये लिखा हुआ है सी, तो अब सी बाद में लिखा है, सी के पहले में से इसका पहला माइनस करो, सी के दूसरे में से इसका दूसरा माइनस करो, उनके ऊपर स्क्वायर लिखो और बीच में प्लस और होल स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स आप इसको जब सोल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 90। अब हम बात करेंगे सी ए या ए सी लिख लें, इससे कोई स्टूडेंट फ़र्क नहीं पड़ता, आप बी सी को सी बी लिख लें, ए बी को बी ए लिख लें, कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब ए बाद में लिखा है तो ए वाले पहले में से सी का पहला माइनस करो, ए के दूसरे कंपोनेंट में से इसका दूसरा कंपोनेंट माइनस करो, उसको हल करके आपके पास फिर 90। देखिए स्टूडेंट्स दो आंसर आपके मैच हो रहे हैं, यानी दो साइड्स इक्वल आ रही हैं, तीसरी इक्वल नहीं आ रही। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में एक साइड इक्वल नहीं है लेकिन ये दो साइड्स इक्वल हैं, अब ऐसी ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनते हैं। ये वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बात करते हैं, शो वेदर आर नोट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है। हम पहले इसके तीनों डिस्टेंसेस फाइंड कर लेंगे। जैसे अभी यहाँ पे एक ट्राइंगल मैं ड्रा कर देता हूँ, मतलब ए बी सी, ठीक है जी। पहले आप डिस्टेंस फाइंड करें ए सी, फिर बी सी, फिर ए बी, तीनों डिस्टेंस पहले फाइंड कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक ए बी डिस्टेंस फाइंड किया हुआ है, एक बी सी डिस्टेंस फाइंड किया हुआ है, एक सी ए डिस्टेंस फाइंड किया हुआ है। स्टूडेंट डिस्टेंस फाइंड करने का वही फार्मूला आप देखें, ए बी बी बाद में है तो बी के पहले में से ए का पहला माइनस करो, बी के दूसरे में से ए का दूसरा माइनस करो, उनके ऊपर स्क्वायर लिखो, बीच में प्लस और स्क्वायर रूट, इसको हल करो तो ये आंसर आ गया। इसी तरह बी सी और सी ए भी आपने हल कर लेने हैं। फिर स्टूडेंट आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तीनों साइड्स पे, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वो उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास दोनों साइड का आंसर जो है वो इक्वल नहीं आ रहा। अगर तो तीनों साइड्स मालूम करने के बाद स्टूडेंट अगर आपका पाइथागोरस थ्योरम इक्वल आ जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, अगर इक्वल ना आए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर ही सेटिस्फाई होता है। अब हमने पहले तीनों साइड्स उसकी फाइंड की डिस्टेंस फार्मूले से, हमने उसका पाइथागोरस थ्योरम लिया, वो इक्वल नहीं है, इट मीन्स कि ये जो वर्टिसेस हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाते। अब इसका स्टूडेंट हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम फिर नेक्स्ट जो है वो कल करेंगे। उस ऊपर लिखा है यूज डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर आर नोट द पॉइंट्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। उसने कहा कि बताइए एक ही लाइन के ऊपर वाक़ है, यानी ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट्स अब पहले इसको मैंने ए का नाम दिया, इसको बी का नाम दिया, इसको सी का नाम दिया। आप पहले ए बी डिस्टेंस निकालें, फिर बी सी, फिर सी ए। जैसे हम निकालते हैं, बी बाद में लिखा है तो बी के पहले में से ए का पहला माइनस करो, बी के दूसरे में से ए का दूसरा माइनस करो, इनके ऊपर स्क्वायर लिखो और स्क्वायर रूट, इसको हल करके हमारे पास सी आंसर आ गया 3 एंड। इसी तरह बी सी डिस्टेंस हमने फाइंड किया है। अब सी बाद में लिखा हुआ है तो सी के पहले में से ए का पहला माइनस करो, सी के दूसरे में से ए का दूसरा माइनस करो और उसको हल कर दो, आपके पास ये दूसरा आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद सी ए डिस्टेंस हमने फाइंड किया हुआ है तो सी ए बाद में लिखा है, ए के पहले में से सी का पहला माइनस करो, ए के दूसरे में से सी का दूसरा जो है वो माइनस करो, उसको सोल्व करो, आपके पास ये तीसरा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है इसका पता ऐसे लगाया जा सकता है, कोई से दो पॉइंट्स को जमा करो और वो तीसरे पॉइंट के बराबर आ जाए। अगर तो कोई से दो पॉइंट्स को जमा करने से वो तीसरे के बराबर आ जाए तो वो कोलिनियर होंगे। जैसे मैंने सी और ए बी पॉइंट्स को जमा किया तो मेरे पास वो दो बी सी के बराबर आ गया। अगर तो बराबर आ गया तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अगर बराबर नहीं आए तो नॉन कोलिनियर होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।